क्या कहना है सर, 2024 का चुनाव आ रहा है, किसकी सरकार आने वाली है? 2024 का चुनाव आ रहा है तो जो वर्तमान सरकार है वो ही आएंगे, मोदी जी। मोदी जी आएंगे। बिल्कुल। विपक्ष तो पूरी तरह से कह रहा है कि इस बार मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे। विपक्ष तो 2019 में भी बोल रहा था कि उखाड़ करके फेंक देंगे, बट उखाड़ नहीं पाए थे, क्योंकि मोदी जी का जो नीतियां हैं वो इस प्रकार की हैं कि मोदी जी हृदय को छू लेते हैं लोगों के। एक तो होता है हृदय को छू लेना, हृदय में उतर जाते हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ करके दिखाया था कि हमारे हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी और माता जानकी हैं, इसी प्रकार से आज के समय में जो जनता है, जनता के हृदय में केवल अगर सीना चीर सकती है जनता, तो उनके हृदय में केवल मोदी ही आपको मिलेंगे। कह रहे हैं कि ईवीएम के आधार पर मोदी जीत रहे हैं, ईवीएम हटा दो, अभी पता चल जाएगा मोदी जी की असलियत। ईवीएम जो लाए थे, तो ईवीएम लाए कौन थे? ईवीएम तो कांग्रेस ही तो लाई थी ईवीएम। और ईवीएम को हटाने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि ईवीएम को हटा दिया गया तो जिस प्रकार से पहले आपने देखा होगा बिहार में और देश के बहुत सारे राज्यों में जो ईवीएम का मतलब जब पहले बैलेट से चुनाव होते थे तो उस समय बैलेट पेपर को लूट लिया जाता था, और अगर लूट नहीं पाते थे तो इंक डाल दी जाती थी उसमें। जो इंक लगाते हैं ना, आपने देखा होगा उंगली पे लगाते हैं, उस वाली इंक को डाल दिया जाता था बैलेट पेपर में ही। तो इस प्रकार की स्थिति थी। बिहार में बहुत सारे वीडियो वायरल होते थे, उस समय भी पत्रकार अन्य अखबारों में आते थे। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो रुक गई हैं ईवीएम के कारण। और केंद्रीय जो प्रशासन होता है, केंद्रीय सशस्त्र बल होते हैं, वो लगाए जाते हैं, उसके बावजूद भी हिंसा हो जाती है बूथों पर। इसलिए ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। और ईवीएम के लिए क्यों बोलते हैं? ईवीएम का तो हिमाचल प्रदेश में ईवीएम से तो चुनाव जीती थी, कांग्रेस की सरकार है, अरविंद केजरीवाल। लेकिन वही तो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी ईवीएम को हैक कर लेते हैं। तो मोदी जी को ईवीएम हैक करी जाती। मोदी जी ने ईवीएम हैक नहीं की, मोदी जी ने लोगों के दिल हैक कर दिए हैं, हृदयों में उतर गए हैं मोदी जी। अगर ईवीएम हैक होती तो दिल्ली में भी करवा देते। दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो दिल्ली में इनके 67 विधायक कैसे बन गए? और दिल्ली में केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हो आप? तो केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें वोट दे दी लोगों ने, फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में। तो जीत तो रहे हैं केजरीवाल। हाँ, तो जीत रहे हैं, तो मोदी भी तो जीत रहे हैं। तो जब ईवीएम से केजरीवाल नहीं हारे, तो ईवीएम से फिर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नहीं हारी, तो ईवीएम से मोदी जी कैसे हार जाए? मोदी जी भी जीतेंगे ईवीएम से। 24 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को अब इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। सारा पर्चा खुल जाएगा ईवीएम का। इलेक्टोरल बोर्ड का जो चल रहा है मामला, इलेक्टोरल बोर्ड का ये चल रहा है कि उसमें बोला गया है कि जो भी कोई भी बिजनेसमैन या कोई सामान्य जनता कितना चंदा देती है उसका खुलासा किया जाए। तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो अब आगे से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने तो बोला है 2018-19 से अपना पूरा का पूरा ब्यौरा दें, तो वो देंगी, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। पूरी राजनीति खुल के आ जाएगी इसी मुद्दे पर। तो राजनीति खुल जाएगी। तो मोदी जी तो बोलते हैं ना कि देश की जनता के हित में जो भी कार्य होगा मैं करूंगा। क्या मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो दिया है ईवीएम उसके लिए, इलेक्टोरल बोर्ड के लिए, क्या उसके विरोध में कोई बयान दिया है मोदी जी ने? अब उन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इस पर बोला है, तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी भी इसको फॉलो करेंगे। मोदी जी तो कहीं न्याय के विरुद्ध चलते ही नहीं है ना, कानून के विरुद्ध तो वो अपना कोई कार्य करते नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा। लेकिन हाँ, एक बात बोलना चाहता हूँ, कानून के विरुद्ध कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्य करते हैं। जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, कानून के विरुद्ध ईडी नोटिस पे नोटिस दे रही है, लेकिन वो उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो असंवैधानिक है, नोटिस है, केवल हमें फंसाने का जरिया है। क्या अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट है या कोर्ट है कि हर कोई अपराधी, हर अपराधी यही बोलता है कि हमें तो फंसाया जा रहा है? लेकिन जब कोर्ट ने भी बोल दिया है कि अरविंद केजरीवाल अगली तारीख पर ईडी के समक्ष प्रस्तुत हों, तो उन्हें होना पड़ेगा। इसमें कहाँ समस्या आ रही है? अरे बीजेपी फंसाने की कोशिश कर रही है केजरीवाल तो बीजेपी तो राजनीतिक पार्टी है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी राजनीतिक पार्टी है? सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया बीजेपी ने, तो स्वयं केजरीवाल जी कहते हैं। तो केजरीवाल जी फिर किसी और देश में अपना स्थान प्राप्त करें, क्योंकि यदि यहाँ सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे तो फिर क्या यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है क्या? तो ऐसा गुंडा राज तो नहीं चलेगा कि केजरीवाल जी। अच्छा, केजरीवाल जी जब
और नेताओं के बारे में बयान दिया करते थे। जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तो बोलते थे लालू यादव तो महा घोटालेबाज हैं, और बहुत सारे जो नेता हैं उनके बारे में कांग्रेस को बोलते थे, सोनिया गांधी जी को बोलते थे, सभी को कौन सा ऐसा नेता है, शरद पवार को बोलते थे कि ये तो महाभ्रष्टाचारी हैं। और फिर आपने देखा होगा मंच पर खड़े होकर के शरद पवार के हाथ में हाथ ऐसे उठा करके, लालू जी के हाथ में हाथ पकड़ के उठा करके खड़े होते थे बिहार में जा करके। तो अरविंद केजरीवाल जी का तो कोई ये जो बोलते हैं ना उसको करते नहीं है बस। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि मोदी को हटाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, चाहे जिस पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा हम करेंगे, बस मोदी को हटाएंगे। तो मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस के साथ भी गठबंधन नहीं किया इन्होंने। तो अभी बोल रहे थे कि इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस का हिस्सा कहाँ है आम आदमी पार्टी वाले? अभी खुल करके तो बोल नहीं रहे हैं उनके साथ लड़ेंगे, विरुद्ध लड़ेंगे। पंजाब के बहुत सारे नेता हैं जो बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के जितने भी सांसद हैं, हम जितने भी सांसद यहाँ लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के टिकट पर हमारे ही होंगे, कांग्रेस को हम कहीं से कहीं तक भी एक भी टिकट अपने उससे नहीं देंगे। तो कैसे इनका गठबंधन है फिर बताइए? लेकिन सपा ने तो इंडिया के साथ गठबंधन करके सीटें भी बांट दी हैं। अब देखिए ना, जब चुनाव हो जाएगा, जब सीटें बढ़ जाएंगी, जब आप बताइएगा कि किस प्रकार से सीटें बांटी गई हैं। सोनिया गांधी जी तो इस बार उत्तर प्रदेश को छोड़ करके पहुंच गई हैं राजस्थान में, राज्यसभा का लड़ रही हैं, राज्यसभा का टिकट लिया है उन्होंने, क्योंकि और राहुल गांधी जी आपको पता है पिछले लोकसभा चुनाव में वायनाड चले गए थे और स्मृति ईरानी जी का बहुमत अत्यधिक वोटों से हासिल हुआ था। तो इन्हें पता लग गया है कि गांधी परिवार का जो जमीन है वो खिसक चुकी है, प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर से। तभी तो इधर उधर भागे फिर रहे हैं। राम मंदिर का न्योता आया था, इन्हें नहीं गए। तो क्या 80% बहुसंख्यक समाज की नाराजगी लेकर के ये कहाँ जाना चाहते हैं? मतलब राम मंदिर के ऊपर चुनाव जीतेंगे मोदी? राम मंदिर क्यों? राम मंदिर इस देश का हिस्सा है, इस देश की 80% भावनाओं का हिस्सा है। पिछले 500 सालों से चल रहा था उसका मुद्दा। तो राम मंदिर के ऊपर तो चुनाव हो, अगर हो जाए, मैं तो कहता हूं ये करेंगे नहीं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी सबका साथ सबका विकास के साथ चलते हैं। लेकिन अगर ये राम मंदिर के ऊपर भी चुनाव कर दें तो अभी जीत जाएंगे। क्या हमारे देश में मंदिरों के ही ऊपर राजनीति होगी, देश का विकास कुछ नहीं होगा? देश का विकास हो तो रहा है, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे। अब आपने देखा होगा कोई फैक्ट्री लगती है तो वहां पे कर्मचारी आते हैं जो उसमें कार्य करते हैं। जब कर्मचारी आते हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ आसपास का विकास होता है, आसपास किराए का बिजनेस चलता है, लोग किराए पर रहते हैं, आसपास खाने पीने की चीज़ें बिकती हैं, दुकान मकान भी खरीद रियल एस्टेट का बिजनेस चलता है। इसी प्रकार से जब आपने देखा होगा अयोध्या जी में जब से मंदिर की स्थापना हुई है और मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके पश्चात वहाँ 4-4, 5-5, 10-10 लाख तीर्थयात्री रोज वहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्या वो पैदल चल के आ रहे हैं, ऐसी हवा में उड़ के आ रहे हैं? लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं, केजरीवाल क्या कई ऐसे नेता हैं देश के वो जो कह रहे हैं कि मंदिर क्या रोजगार देगा, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। मंदिर रोजगार नहीं देता तो हमारे जो साउथ के मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर है और बहुत सारे मंदिर हैं, सिद्धि विनायक मंदिर है, उनका पैसा सरकार क्यों ले लेती है? अगर मंदिर रोजगार नहीं देता है, मंदिर तो देता है ना रोजगार। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर रोजगार नहीं देता है। पर्यटन का कितना बड़ा, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या आज के समय में 140, 145, 150 करोड़ के लगभग है। तो क्या इन्हें सबको सरकारी नौकरी देना संभव है? बताइए। तो सरकारी नौकरी तो दी नहीं जा सकती, सभी का व्यापार है, कुछ ना कुछ। डिजिटल क्रांति का युग है, जब से मोदी जी की सरकार आई है और अंबानी जी ने जियो एकदम फ्री कर दिया था, तो उससे डिजिटल क्रांति आ गई देश के अंदर। आज के समय में डिजिटल क्रांति का असर ये है, प्रभाव ये है कि यूएई में भी यूपीआई का प्रयोग किया जा रहा है, सिंगापुर में यूपीआई का प्रयोग किया जा रहा है, विश्व के अन्य कंट्रियों में यूपीआई का प्रयोग किया जा रहा है। जब यूपीआई का प्रयोग होगा तो क्या होगा, हमारा जो विदेश में रह रहे हैं हमारे देश के लोग, तो वो अपना डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं अपनी परिवार वालों को। पहले क्या होता था, उसे डॉलर में कन्वर्ट करना होता था तो उसका कमीशन कटता था। तो ये वाली जो चीजें हैं, सब पूरे देश में विकास हो रहा है। चलिए यही बताइए, देश में किसान आंदोलन फिर से प्रारंभ हो गया, दिल्ली किसान आने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिल्ली में धारा 144 लागू होने के कारण किसानों को आप बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, क्या कहना है आपका? दिल्ली में तो किसानों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। अगर आना है तो 5 या 10-20 लोगों का एक ग्रुप आए और वो आकर के जंतर मंतर पर अपना धरना दे, अपनी बात रखे। लेकिन अगर आप बड़ी बड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर के तलवार लहराते हुए और आप पत्थर लेकर के और आप दिल्ली में हू हल्ला करते हुए आप आएंगे, तो दिल्ली में तो वैसे ही इतना कंजेस्टेड एरिया है,
भाई दिल्ली में 2-4-5 हजार लोगों के लिए कहाँ जगह है कि 2-4-5-10 हजार लोग एक साथ आ जाएं और किसी एक सड़क को ब्लॉक कर दें, तो कितना यहाँ आर्थिक नुकसान होता है। लेकिन बात तो सरकार को बात माननी चाहिए किसानों की। तो सरकार तो मान रही है ना बात, सरकार नहीं कहाँ मांग रही है? सरकार उस पर चिंतन मनन कर रही है। अभी आपने देखा होगा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया। उसके स्वामीनाथन जी जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हरित क्रांति लाई देश के अंदर, उनको भारत रत्न जैसा बड़ा पुरस्कार दिया गया। तो मोदी जी समझ रहे हैं कि जो देश के हित में होगा वो मोदी जी करेंगे। और रही बात एमएसपी की, अब एमएसपी की बात चलती है। अब एक बात बताइए, जब धान कटती है, कोई भी फसल काटी जाती है, जैसे गेहूं है, उसका मूल्य 18, 19, 20 रुपए होता है और फिर 6 महीने बाद उसका मूल्य 25, 30, 35 रुपए हो जाता है। तो ये कौन सा एमएसपी मांगना चाहते हैं? पूरा समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कल को मजदूर कहने लगे हम तो जी 500 रुपए रोज मजदूरी में नहीं करेंगे, हम तो 2000 रुपए लेंगे, तो ऐसे कार्य कैसे चल पाएगा? सब बैलेंस करना होता है ना। अगर गेहूं आज के समय में 20 रुपए से 50 रुपए किलो बिकने लगेगा या कोई भी सब्जी 50 रुपए किलो बिकने लगेगी, क्या सामान्य जीवन पे सबके प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका विपरीत? तो किसानों की क्या मांग गलत है क्या? एमएसपी क्यों नहीं दे रहे ये हैं? किसानों की मांग नहीं है, किसान नेताओं की मांग है। ठीक है, जो किसान नेता बने हुए हैं उनकी मांग है। मोदी जी अपना कार्य कर रहे हैं और एमएसपी भी एक उचित रूप से उन्होंने बोला है, हम इसका पूरा सर्वे करा रहे हैं और एमएसपी का जो भी होगा अपनी तरफ से करवाएंगे इसके लिए। लेकिन अभी तक कोई लिखित में प्रमाण नहीं दिया जा रहा है ना, इसलिए वो बैठे हैं। लिखित में प्रमाण किसको दिया जाएगा? देश की जनता अगर सच में पूरा देश, पूरे किसान इस बिल के समर्थन में होते तो क्या कोई भी सड़क चल पाती? इन्हें पंजाब से दिल्ली क्यों आना पड़ता? बताइए, पंजाब से दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं थी इनको। अब ये दिल्ली में केजरीवाल के ऊपर जेल की तलवार लटकी हुई है, इसलिए इनको भेजा जा रहा है पंजाब से। अन्यथा एक बात बताइए, अगर पंजाब से यहाँ तक आने में एमएसपी की अगर सच में मांग होती इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये चाहते हैं, तो फिर भाई पूरा पंजाब ब्लॉक होता, पूरा हरियाणा ब्लॉक होता, देश का किसान फावड़ा छोड़ करके सड़क पे आ जाता। उसमें क्या समस्या है अगर सच में ऐसी मांग है? और एक बात और बताइए, ये बोल रहे हैं किसानों को 10,000 रुपए महीना पेंशन दी जाए। क्या देश के मजदूरों को 10,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है? क्या किसानों के खेतों में जो काम करते हैं, बड़े बड़े किसानों के खेतों में काम करते हैं, उनको 200-250 रुपए मजदूरी देते हैं, क्या उनको 10,000 रुपए महीना कोई देगा? भाई 10,000 रुपए महीना अगर सबको मिलने शुरू हो जाएंगे तो फिर तो सब लोग जो है पैर पसार के लोट मारेंगे। लोग ऐसे हैं जो 7-8 हजार रुपए महीना की भी नौकरी कर रहे हैं अभी भी। किसानों की मांग है कि जब आप उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकते हो तो हमें हमारा कर्जा, किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्जा हमेशा माफ होता है, लेकिन कर्जा इस प्रकार का भी होता है कि किसान, बहुत सारे लोग किसानों के रूप में कर्जा ले लेते हैं लेकिन उसे 5%, 10% प्रति माह के रूप में सूद पे दे देते हैं, ब्याज पे दे देते हैं। तो देश में एक सीमा तय होनी चाहिए, कौन असली किसान है, कौन नकली किसान है। किसान की एक लिमिट होना चाहिए। अब एक आईएएस ऑफिसर बन जाएगा तो किसान का बेटा तो वो भी है, लेकिन क्या वो वास्तव में अब किसान है? क्या अब जैसे जयंत चौधरी जी हैं वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, राकेश टिकैत जी हैं वो किसान नेता हैं, क्या वास्तव में किसान है? क्या वो फावड़े चलाते हैं क्या जाकर के? बताइए, क्या उनका पुत्र, क्या उनका बेटा? लेकिन किसानों की बात तो रखते हैं। यदि किसानों की बात को रखने के लिए कोई तो सामने आएगा। किसानों की बात रखने के लिए जो सामान्य किसान है वो बताएगा ना। सामान्य किसान तो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं ना। ये तो किसान, ये कौन आ रहे हैं भाई? जिन पे ट्रैक्टर है, ट्रॉलियां बड़ी बड़ी, और जो 6-6 महीने, 1-1 साल का राशन लेकर के आ रहे हैं और रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में ध्वज लगा करके आ रहे हैं अपना, क्या वो किसान है? भाई इनका तो पीछे पूरा इनकी जांच हो कि इनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि किसानों के भेष में कोई भी घुसपैठिया भी घुस सकता है देश के अंदर। अन्नदाताओं के ऊपर शक कर रहे हो? अन्नदाताओं के ऊपर कोई शक नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, अन्नदाता आप बोल देते हो, अन्नदाता क्या फ्री में अन्न देते हैं? ये बताइए। अरे अन्नदाता किसान यदि अन्न नहीं उगाएगा तो सरकार के पास आएगा कहाँ से? क्या ये आप करते हो, आप उगाते हो खेती में? क्या ये सोलर पैनल लाइट हैं, क्या ये भारत में बन रही हैं? विदेशों से इंपोर्ट होके नहीं, एक्सपोर्ट होकर के आती हैं? इंपोर्ट होके आती हैं, नहीं आती हैं इधर? अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा, हर व्यक्ति भारत का 80% व्यक्ति, कोई 5-7 बीघे का, कोई 10 बीघे का अपनी सबकी भूमि होती है, किसान है सब, ठीक है ना? तो अपने लिए उगाएंगे, अपने लिए खाएंगे, कहाँ हो सकता है बताइए? अगर ये सोचें कि, और जो ये धमकी देते हैं ना कि अन्न नहीं उगाएगा तो खाएगा क्या व्यक्ति? क्या सारी चीजें देश में उगती हैं? बताइए। क्या सेब जो उग रहे हैं, सेब जो आते हैं, सेब खाते हैं आप? आज जब से 370 हटी है 40-45 रुपए किलो सेब हो रहे हैं। क्या ये
देश के प्रत्येक भाग में उगते हैं। अरे कश्मीर में उगते हैं, कुछ अफगानिस्तान से आते हैं, कुछ और देशों से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसान यहाँ अनाज नहीं उगाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। भाई अपनी अपनी खेती में सब उगाएंगे। किसान, एक व्यक्ति अनाज उगाता है, एक व्यक्ति ईख उगाता है, एक व्यक्ति सब्जी बोता है, एक व्यक्ति मिर्च बोता है, एक व्यक्ति आलू बोता है, एक व्यक्ति कुछ और बोता है। इस प्रकार से चलता है। ऐसा तो है नहीं जो ये आंदोलनकारी आ रहे हैं यही अनाज दे रहे हैं सबको। ये अनाज दे रहे हैं तो सब्जी ने कौन दे रहा है बताओ? सब्जी भी तो कोई बोता है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि अगर ये अनाज ना उगाएंगे तो मर जाएगा। अपने अपने खेतों में सब उगाएंगे। भारत में तो 80% जनसंख्या सब अपने अपने खेतों की है ना। लेकिन आ रहे हैं किसान तो उनके ऊपर गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं? पुलिस प्रशासन उनको रोक क्यों रहा है? शांतिपूर्वक करने दीजिए ना धरना प्रदर्शन। धारा 144 लगी हुई है यहाँ पे। अगर मैं पुलिस वालों पर पथराव कर दूंगा अपने मांग के रूप में, मांग करने आया हूं तो मैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करूंगा, और मैं आकर के पथराव कर दूं तो क्या मुझ पे आंसू गैस के गोले नहीं चलाएंगे? गोली कोई नहीं चला रहा है, प्रशासन। आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं। और आंसू गैस के गोले किस लिए? जिससे भीड़ तितर बितर हो जाए। और किसान नेता जो हैं उन्होंने भी बोला है कि ये जो उपद्रवी हैं ये हमारे साथ नहीं है, इनके साथ में प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई करे। यानी कि किसान जो आने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जो हंगामा हो रहा है ये किसान नहीं है, ये और लोग हैं। भाई पत्रकार महोदय, किसानों को अगर आना है तो वहाँ पंजाब से यहाँ क्यों आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के कहाँ है किसान बताइए? गाजीपुर बॉर्डर पे जाके देखिए, पूरा खुला हुआ है। एक प्रश्न और, भगवंत मान ने 2022 के चुनाव में बोला था कि हम पंजाब में एमएसपी लागू करवाएंगे। अभी तक उन्होंने एमएसपी लागू क्यों नहीं कर पाए? पंजाब से जो लोग आ रहे हैं वो भगवंत मान के ही भेजे हुए हैं। भगवंत मान ही तो भेज रहा है। हाँ, भगवंत मान ही भेज रहे हैं। भाई अगर तुम्हें एमएसपी लागू करनी है सबसे पहले अपने स्टेट में कर दो, पंजाब में कर दो ना, और उसके बाद में फिर यहाँ मांग रखो। चलिए ठीक है, धन्यवाद।